हेलो एवरीवन, दिस इज महक पंजवानी फ्रॉम कोड एकेडमी। ये जो प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस पाएंगे ये एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हमारा पहला स्टेप होना चाहिए एनसीईआरटी को समझना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 8 द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से हम लोग जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे हम। मैं चाहूंगी कि आप साथ में एनसीईआरटी बुक रखें, जो की पॉइंट्स हैं वो साथ साथ में नोट करते जाएं, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो सेल के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आप देखते हैं अपने आसपास, और कई बार मेरे दिमाग में ये आता है कि क्या चीज है जो किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, और कौन सी चीज है जिसकी वजह से कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग होता है। तो इसका आंसर, इस सवाल का एक ही आंसर है, और वो आंसर है सेल। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग क्यों है? वो लिविंग है क्योंकि उनके पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल प्रेजेंट है। ठीक है, so what is the criteria to be called as living? Cell, or as we can say the presence of cell makes something living. यानी कि कोई भी नॉन लिविंग चीज है उसमें सेल नहीं होगा। सो द प्रेजेंस ऑफ सेल इज द बेसिक क्राइटेरिया। All organisms are made up of cell. That means cell is there, which forms tissue. Tissue forms organ. Organ forms organ system, and from organ system you get organism. ठीक है, तो हमें organism मिलता है सेल से। इस तरीके से जो है सेल सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। Talking about organism, okay, organism are made up of single cell. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल के बने होते हैं, कुछ उन्हें क्या कहते हैं हम, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। दे आर नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एंड सम आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, दैट इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स देखें, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एक्सेट्रा, राइट? So these are unicellular organisms. और more than one cell multicellular, आप अपना एग्जाम्पल लिख सकते हो इसमें, we are multicellular. So ये जो सेल से टिश्यू बनता है, ये चीज किसमें मिलती है हमें? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में मिलती है, यूनिसेल्युलर में नहीं मिलता है ऐसा। ठीक है, यूनिसेल्युलर में नहीं मिलता है। तो मल्टी सेल्यूलर में अलग अलग बॉडी जो है वो किस तरीके से काम करती है, फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर टिश्यू को अपना काम मिला हुआ है। लेकिन यूनिसेल्युलर में ऐसा नहीं होता है, राइट? तो मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट के लिख देते हैं। जब हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम का बंटवारा। इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से होता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में काम का बंटवारा इज बिटवीन सेल्स। एक सेल को या एक ग्रुप ऑफ सेल को अलग काम दे दिया गया है, दूसरे ग्रुप ऑफ सेल को अलग काम दे दिया गया है, कुछ इस तरीके से होता है। बट डिवीजन ऑफ लेबर इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे होता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से होता है? विद इन द सेल, राइट? यहाँ पर कैसे होता है? विद इन द सेल। तो ये चीज हमें समझनी है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल में ही डिवीजन ऑफ लेबर है, एक ही सेल में किनारे बटे हुए हैं जो अपना अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं, है ना? 1 मिनट। What is a cell? Starting with what is a cell? So unicellular organisms, they are capable of independent existence. वो अकेले अपना सरवाइव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, बिना किसी की जरूरत के, और वो अकेले ही लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, so unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. कोई भी चीज एक सेल से कम अगर होगी तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखती है। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट,
स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर इसी से बनते हैं, एंड फंक्शनल यूनिट। ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो तीनों पॉइंट, आपकी बुक में जहां पर जगह हो, या आप स्टिकी नोट्स लगा के पॉइंट ऐड कर सकते हो, है ना। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप एनसीईआरटी बुक को हल्के में मत लो, बिल्कुल एकदम भी इग्नोर नहीं करना है। एक एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे कि नीट के एग्जाम के काफी दिन पहले हम इसको खत्म कर दें, है ना। तो डेली आपके साथ मैं एनसीईआरटी रीडिंग कर रही हूँ, आप मेरे साथ एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हो। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, he first saw and described the live cell। सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा था? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था, राइट। और इन्होंने जो लिविंग सेल देखा था, वो लिविंग सेल की हम लोग बात करें तो उसे क्या नाम दिया गया था? एनिमल्क्यूल्स। जो लिविंग सेल देखे थे इन्होंने, और किस में ऑब्जर्व किए थे? माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पर आपने देख रहे हो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, he was observing some sample from a pond and that's when he discovered protozoa। ठीक है, उन्होंने क्या डिस्कवर किए थे? एनिमल्क्यूल्स, जिसको आज प्रेजेंट क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ बोलते हैं। इवन स्पाइरोगायरा which is a green algae, इसकी डिस्कवरी बोली जाती है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, and this was in 1674 when he was the first one to observe the living cell। सबसे पहले लिविंग सेल देखे थे, ठीक है, तो उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखे थे, जिसे एनिमल्क्यूल्स बोला था, और उसे आज की डेट पे प्रोटोजोआ कहा जाता है। उन्होंने उसके 9 साल बाद बैक्टीरियल सेल को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। एंड रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था उन्होंने ऑर्किड के सेल्स में। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में मैं आपको एक और चीज बता दूं, ब्राउनियन मोशन जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, ब्राउनियन मोशन, वो इन्हीं के द्वारा बताया गया था। ही वाज स्टडीइंग अबाउट पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स में मूवमेंट को वो ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ जो ऑब्जर्वेशन किया था, जैसे ब्राउनियन मोशन के तौर पे बताया गया, जो रैंडम मूवमेंट होता है उसको, ठीक है। तो ही वाज एक्चुअली वेरी मच इनटू बॉटनी। The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell, right? तो यहाँ पर हमने एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट ब्राउन के बारे में डिस्कवर किया है। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम दो अलग अलग चीजें लिख लेते हैं, श्लीडन एंड श्वान के बारे में सेपरेटली, राइट। तो श्लीडन, Malthus Schleiden, in 1838 he was a botanist from Germany and he was examining plants and उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? that plants किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं, और वो सब सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं प्लांट्स से। and around the same time Theodor Schwann, around 1839, who was a zoologist from Britain, he was studying different type of animal cells, और उन्होंने क्या बताया? that all cells have a covering, have outer layer, a covering, and this outer layer was called plasma membrane। later on इसका नाम रखा गया था plasma membrane। also Schwann, based on his studies of plant cell, while studying plant cell, उन्होंने बताया that cell wall is the unique character, cell wall is present in them which is not present in animal cell, जो animal cell में नहीं मिलता है। और ये चीज किसने बताई थी? थियोडर श्वान ने बताई थी। तो थियोडर श्वान studied different type of animal cells and reported that cells have a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. So also concluded based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is unique character of the plant cell। और इसी के आधार पर Schwann proposed the hypothesis that bodies of animals and plants are made of cells and products of cells। ठीक है, तो श्वान और श्लीडन के जो पॉइंट्स हैं ये हम लोग बता देते हैं। तो
तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये किसने बताया था? श्वान ने बताया था इन 1839। ठीक है, हम लोग एक टाइमलाइन स्केल भी बना सकते हो आप लोग। तो 1839 में क्या हुआ है, 1838 में क्या हुआ है, 1831 में, कुछ लिटरेचर 33 भी लिखेंगे रॉबर्ट ब्राउन का, आप पाओगे 1674, है ना। ये चार चीजें अभी तक हमने पढ़ ली हैं। श्नीडर एंड श्वान टुगेदर दे फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। हालांकि ये थ्योरी का जो सेल थ्योरी श्नीडर और श्वान ने दी, what was the demerit of cell theory? Demerit of cell theory, it failed to explain the origin of cell. cell आया कहां से, ये चीज नहीं बता पा रही थी सेल थ्योरी। तो अब इस चीज के लिए क्या सोल्यूशन है हमारे पास? सोल्यूशन आया, रुडोल्फ वर्चाउ ने दिया 1855 में। ठीक है, 1855 में क्या हुआ? रुडोल्फ वर्चाउ, he explained how cells arise. So that was omnis cellula e cellula. ठीक है, omnis cellula e cellula. omnis cellula e cellula का मतलब होता है that cells arise from pre-existing cell, यानी कि कोई सेल होता है और उसी से नया सेल बनता है। So now the cell theory was modified and given a final shape. जो cell theory आज की डेट पे हम समझते हैं वो cell theory क्या है? That all living organisms are made up of cells or and products of cells, and all cells arise from pre-existing cells. This is the cell theory. इसी theory को जो हमें बाद में मिली थी, इसे cell doctrine theory भी कहते हैं, cell doctrine या फिर modern cell theory। और क्योंकि ये सेल थ्योरी सेल की उत्पत्ति को बताती है, इसीलिए इसे सेल लीनिएज थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज इट कॉल्ड? सेल लीनिएज थ्योरी भी कहते हैं। मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। सेल का ओवरव्यू समझते हैं। क्लास 9th में आपकी एनसीईआरटी बुक अगर आपने पढ़ी है तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट था, यू टेक ऑनियन पील। ठीक है, ऑनियन को आप छीलोगे तो एक पतला झिल्लीदार निकलता है, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने का एक्सपेरिमेंट है आपका। अदरवाइज यू टेक सेल्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ योर चीक एंड देन यू ऑब्जर्व देम इन द माइक्रोस्कोप। ठीक है, आप क्या करते हो, माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्जर्व करना है। तो आप रिकलेक्ट करें, अगर उस समय एक्सपेरिमेंट किया था तो रिकलेक्ट करेंगे, नहीं किया था तो फिर हम बता देते हैं आपको कि कुछ ऐसे अनियन सेल्स जो है वो ऑब्जर्व करोगे, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। Now onion cell is a typical plant cell, right? Onion cell is a typical plant cell. That means it has a cell wall as outermost boundary and उसके अंदर होगा cell membrane. वहीं अगर human cheek cell की बात करें, it is an animal cell. It has just plasma membrane as the outermost membrane and no cell wall, right? So it has a distinct cell wall in case of onion cell, but the cells of the human cheek, they have an outer membrane as the delimiting structure of the cell, right? Now inside both of them, nucleus is present. Inside each cell, there is a nucleus present. And ये nucleus जो था ये membrane bound nucleus था, advanced nucleus. Nucleus with DNA. That is the genetic material. And same thing I'll write here, plus DNA was present. Dense membrane bound structure called nucleus, and this nucleus contains the chromosome, which in turn contain the genetic material DNA. जब सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है तो उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, और जब नहीं होता है तब उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है? यूकैरियोटिक हैज अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, एंड प्रोकैरियोट
they have nuclear material without any membrane. बिना किसी मेम्ब्रेन के इनके पास न्यूक्लियर मटेरियल होता है. ये चीज तो है, लेकिन साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक में भी है. तो हर सेल में ईच सेल हैज फिक्स है मेम्ब्रेन. आप उसको सेल मेम्ब्रेन लिख लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख लो. साइटोप्लाज्म ये भी फिक्स है और न्यूक्लियर मटेरियल या न्यूक्लियस ये भी फिक्स है. बस न्यूक्लियस अलग तरीके का होता है अलग अलग सेल में. Cells that have a membrane-bound nucleus are eukaryotic, whereas cells जिनके पास membrane-bound nucleus नहीं होता है वो क्या है? Prokaryotic, and that lack a membrane-bound nucleus are prokaryotic. In both the prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm is present. So cytoplasm is semi-fluid matrix. ठीक है? Dense matter जो है ये ground substance होता है matrix, which occupies the volume of the cell. साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? Now cytoplasm is important as it is the main arena or main area, you can say, for all these cellular activities of cell. It is the main area for all the cellular activities of cell. और ये जो केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं वो उसे लिविंग बनाते हैं. तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं that cellular process are living process that makes a cell or that defines a cell as living. ठीक है? So that is important to keep the cell so that it occurs in a living state. Besides the nucleus के अलावा eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structure. Okay, I'll add this here. Third point. They have membrane-bound organelles. किसमें? यूकैरियोटिक सेल में. ठीक है, वही हम प्रोकैरियोटिक में लिखें. सो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. देखो बुक में जो डिफरेंसेस दिए हैं वैसे उतने ही लिस्ट कर रही हूँ. यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, जैसे कि ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल. वाइल प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना. प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ भी नहीं होता. देखो अनियन सेल और ह्यूमन सीक सेल के बारे में बात की है. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने डिस्कस किया. Just a minute. Yes. एंड हर सेल में कंपल्सरीली 3 चीजें जरूर होंगी. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. मूविंग ऑन. Ribosomes. What are the ribosomes? Ribosomes are membrane-less organelle. Okay, they are membrane-less organelle. किसके बने होते हैं? राइबोसोम RNA प्लस प्रोटीन से बने होते हैं, है ना. और इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस. आपने पढ़ा है, आपको रिमाइंड करवा रही हूँ. दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन ऑल सेल्स. They are present in all cells. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. अब यूकैरियोटिक सेल में ये लोग साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट रहते हैं. दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म फ्रीली और दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गेनेल.
ऑर्गेनेल के अंदर भी मिल सकते हैं, तब इसे कहा जाएगा ऑर्गेनेल और राइबोसोम। ठीक है, कौन से ऑर्गेनेल में मिलते हैं? ये मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट में और ये मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट? सो इनसाइड द ऑर्गेनेल and they are sometimes inside or on organelle, अगर हम लोग लिखें so on, they are present on rough endoplasmic reticulum, मिले हुए रहते हैं उसमें. So ribosomes are found not only in cytoplasm but also within the two organelle chloroplast and mitochondria and on rough PR. And chloroplast केवल plants में मिलते हैं, तो ये केवल ये वाला plants में मिलेगा. उसके अलावा सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल क्या है? अगेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ना, सेंट्रियोल एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन. आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप सेपरेट कॉपी बना लो पूरी एनसीईआरटी के लिए, इफ यू थिंक यू कैन डू दैट. और अदरवाइज देखो पूरी चीजें पड़ी हुई हैं, क्योंकि हम अभी नीट का एग्जाम देने वाले हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, फ्रेश अप होना है अपने आप को ना, कि हाँ अब ये तो नहीं भूल गए पढ़ते समय, कुछ ऐसा. सो इट्स अप टू यू, आप किस तरीके से ये नोट्स को मेमोराइज करते हो, कहाँ लिखते हो. Animal cells, they contain another non-membrane bound organelle called the centriole, which helps in cell division. किस तरीके से help करता है चैप्टर में आगे और आएगा, right? Okay, moving on about the cell's shape and activities. Cells differ in shape, size and activities. So size के बारे में बात करें, mycoplasma, they are smallest cell. They are 0.3 micrometer in length. ठीक है, they are 0.3 micrometer in length. Whereas bacterial cell, they are about 3 to 5 micrometer. Okay, तो ये स्मॉल सेल माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, यानी कि अगर बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है तो उससे ये क्रॉस हो जाएगा, राइट? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से क्रॉस हो सकते हैं, कैन क्रॉस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर. बैक्टीरिया रुक जाएगा लेकिन साइटोप्लाज्म निकल जाएगा. नाउ अबाउट द लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट बता दिया, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग, राइट? और साइज वाइज अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन आरबीसी, दे आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी में आरबीसी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट नहीं है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल्स, स्मॉलेस्ट सेल्स की कैटेगरी में आते हैं. लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल. ओके, now this was about the size of the cell. Let's talk about the shape of cell. Shape vary with function. किसी सेल का क्या फंक्शन है उसका शेप उस हिसाब से वैरी करता है. इट वैरी विथ फंक्शन. अलग अलग शेप हो सकते हैं, डिस्क लाइक. आपके दिमाग में अगर कोई इस शेप का सेल आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नाम लिख लो बगल में. पॉलीगोनल, कॉलुमिनार, किसी भी सेल में आपने ये शेप पढ़ा हो, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इररेगुलर, है ना? आपको अगर याद हो कि किसी सेल में आपने पूरे जो इतना सारा पढ़ाई की है उसमें आपने ये शेप का सेल सुना हो तो एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख दो, डू नॉट हेजिटेट. रिकॉल करने से याद आती है ना चीजें, ठीक है? तो यहाँ पर हमने ओवरव्यू ऑफ सेल को डिस्कस किया है. अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या आते हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. Prokaryotic cells are generally smaller. They multiply rapidly. बहुत ही तेज गति से क्या होते हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं. They multiply rapidly than the eukaryotic cells. They have different shape and size.
बैक्टीरिया एक ही शेप और साइज के नहीं होते हैं, दे वैरी इन शेप एंड साइज। हमने साइज का रेंज भी लिखा था 3 to 5 माइक्रोमीटर। ओके, तो दे वैरी इन शेप एंड साइज। शेप के वेरिएशन हमको मिलते हैं, दे कैन बी बैसिलस, रॉड शेप, they can be coccus, that is spherical, they can be vibrio, that is comma shape, and they can be spiral, spiralum, right? तो ये चार हमको शेप मिलते हैं बैक्टीरिया में। प्रोकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, the organization is fundamentally similar even though prokaryotic exhibit a wide variety of shape and function. सब प्रोकैरियोटिक सेल ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, एक जैसे रहते हैं। क्या क्या चीजें हैं जो इनमें सेम होती हैं? तो देखें, they have a cell wall. All prokaryotic cell, they have a cell wall. Okay, but this cell wall is absent in mycoplasma. बाकी जो ऊपर आपने तीनों पढ़े वो सब में होती है सेल वॉल, बट इट इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ये सब में है, इवन माइकोप्लाज्मा में भी प्रेजेंट है। उसके अलावा दे हैव साइटोप्लाज्म व्हिच इज द फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स या मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स आपने देखा होगा, इससे पहले भी हमने पढ़ा था। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, so there is no well defined nucleus in it. So no well defined nucleus के बारे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं that there is naked genetic material, not enveloped, no nuclear membrane is present. मैं अपने से नहीं लिख रही हूँ, जो टेक्स्ट दिया है उसी को लिख रहा है ना, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज इनमें मिलती है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। Now what is plasmid? It is present in addition to the genomic DNA. They are small circular DNA outside of genomic DNA. Genomic DNA के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाईलाइट करेंगे और टिपिकल, देखिए एक और चीज, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल का साइज जो है वो अलग दिया हुआ है और टेक्स्ट में अलग दिया हुआ है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो अब आप एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा, बैक्टीरियल सेल, पहला ऑप्शन जो आप प्रायोरिटी दोगे वो यही होगा, लेकिन उसके अलावा ऑप्शन ये भी आ सकता है, तो ये दिमाग में रखो, है ना, बैक्टीरियल सेल। और पीपीएलओ का साइज क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर, रेंज याद रखेंगे। और वायरस जो है वो इतने छोटे होते हैं, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द प्लाज्मिड, स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स, है ना। अब प्लाज्मिड का काम क्या होता है? दे गिव यूनिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया, दे प्रोवाइड यूनिक phenotypic character to bacteria. Like क्या क्या यूनिक कैरेक्टर? लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, मतलब अगर कोई बैक्टीरिया दवाई डालने से नहीं मर रहा है तो वो इसीलिए नहीं मर रहा है क्योंकि वो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, और वो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट इसीलिए है क्योंकि उसके पास प्लाज्मिड है जो उसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस बनाता है। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, हायर मतलब 12th में पढ़ोगे आप कि प्लाज्मिड डीएनए को यूज करके हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। ओके, मूविंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट व्हिच वी आर फेमिलियर विद। हालांकि यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनेल नहीं मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स, सो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। उसके अलावा सेल में कुछ इंक्लूजन्स होते हैं, है ना, और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होते हैं वो मीजोसोम, दे आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो यहाँ हमने टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। इसके आगे हम सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे हम लोग। मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल के पास एक कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप इज कॉम्प्लेक्स और ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज 3 लेयर स्ट्रक्चर। सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, and then second layer is cell wall, and third layer is plasma membrane. Each layer has distinct function, but totally आप बोला जाएगा तो they act as single protective unit. तीनों मिलके क्या करती हैं? प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह बिहेव करती हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इनका, सेल एनवेलप जिसे कहा जाता है। ओके, अब सेल एनवेलप के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। देखिए, they can be classified on the basis of differences in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Graham. In 1884, a staining procedure was developed by Graham. Okay, so what was this staining procedure? इसकी प्रोसेस के दौरान देखो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को लिया है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं? स्टेन कर रहे हैं बाय क्रिस्टल वॉयलेट। तो दोनों बैक्टीरिया क्या हो गए? पर्पल हो गए। दोनों बैक्टीरिया, 2 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हैं, दोनों बैक्टीरिया ने स्टेन कर लिया, ये पर्पल हो गए। सॉरी, ये पर्पल है, बैकग्राउंड इज पर्पल, इसलिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। चलो ब्लू मान लेते हैं। पर्पल समझ के चलना। तो ये दोनों ही ब्लू हो गए, और सॉरी पर्पल कलर हो गए। नाउ दे आर वॉश्ड विथ अल्कोहल, washed with alcohol. ठीक है, फिक्सेशन भी किया गया पोटेशियम आयोडाइड से, बट राइट नाउ वॉश विथ अल्कोहल। अब अल्कोहल से वॉश करने के बाद एक बैक्टीरिया है जिसका कलर गायब नहीं हुआ, पर वही दूसरा बैक्टीरिया जिसका कलर गायब हो गया। यहाँ पर मैं आपको व्हाइट बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, सो दिस वन वाज डीकलराइज्ड। अब डीकलराइज हो गया तो माइक्रोस्कोप में दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन ये डीकलराइज नहीं होता है जो, वो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो डीकलराइज हो जाएगा, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाएगा, तो हम उसको काउंटर स्टेन करते हैं, मतलब कि दूसरा स्टेन उसमें यूज करते हैं, सैफ्रनिन। और काउंटर स्टेन यूज करने के बाद वो क्या हो जाता है? पिंक कलर हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस करने के बाद अगर आपको कोई बैक्टीरियम पिंक दिखता है तो वो क्या हो गया? ग्राम नेगेटिव। और अगर पर्पल दिखता है तो वो हो गया ग्राम पॉजिटिव। Okay, this was the staining procedure. Those that take up the Gram stain are Gram positive, and those who do not take the Gram stain are called the Gram negative. ऐसा क्यों होता है मैं वो भी बता दूं आपको। Gram positive और Gram negative के सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है? तो Gram positive में होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उस सेल मेम्ब्रेन जैसी नॉर्मली सब में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्राम नेगेटिव में भी यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। पर ग्राम पॉजिटिव में उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन लेट्स से। तो ग्राम पॉजिटिव में ठीक उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है, दैट लेयर इज पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। और ग्राम नेगेटिव में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। ओके, ग्राम पॉजिटिव में ये लेयर क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन। ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है, और भी है, लिपोप्रोटीन भी है, मैं आपको सिर्फ जनरल बता रही हूँ। एंड देन बाहर एक और सेल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ग्राम नेगेटिव, यानी कि सेल मेम्ब्रेन ऊपर प्रेजेंट है, इसी वजह से ये क्या है? ग्राम स्टेन को पकड़ते नहीं है, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकेन ग्राम स्टेन को पकड़ लेता है।
तो ये अंतर होता है दोनों के सेल वॉल में। सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्लाइकोकैलिक्स एक कोट है जो किसका बना होता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब ग्लाइकोकैलिक्स के आधार, ग्लाइकोकैलिक्स दो प्रकार का होता है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल का मतलब वो बहुत ही आपस में क्या होता है, डेंस, और स्लाइम लेयर का मतलब लूज पैकिंग होती है जिसमें। ठीक है, कैप्सूल का मतलब डेंस पैक होता है और टाइटली बाउंड होता है, बट स्लाइम लेयर लूज होता है और लूजली बाउंड होता है। Glycocalyx differs in composition and thickness among different bacteria. It can be loose sheet called the slime layer, while in others it can be thick and tough called the capsule. Now, cell wall determines the shape of the cell. Determines shape of cell, right? And provides a strong structural support, prevent from bursting or collapsing. Right? It prevents from bursting or collapsing. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है नेचर में, इट इज सेमी परमिएबल एंड इट इज इंटरैक्टिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। द मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की सेम होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ हमने अभी सेल वॉल के बारे में बात किया है। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन देखते हैं। मैं इस चीज को चेंज कर दे रही हूँ ना, क्लियर कर देती हूँ। So a special membranous structure is present which is mesosome. So mesosome plasma membrane का extension है। ये इस तरीके से लैमेले की तरह हो सकते हैं, ट्यूबुलर हो सकते हैं, या वेसिकल लाइक हो सकते हैं। ठीक है, वेसिकल लाइक हो सकते हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं कि मेसोसोम मिलते हैं केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम में, ये भी ध्यान रखो आप। ये वेसिकल लाइक, ट्यूब्यूल लाइक, लैमेले लाइक। okay, now what is the role of mesosome? मेसोसोम की फंक्शन देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं। ओके, सो दे फंक्शन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इन्हें एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट भी बोला जाता है, बिकॉज इनका काम क्या है, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। उसके अलावा देखें ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी काम करते हैं। दे हेल्प इन डीएनए डुप्लीकेशन, मतलब सेल डिवीजन मदद कर रहे हैं। Also, they help in DNA distribution to the daughter cell. Also, they help in secretion process. और क्योंकि ये इनफोल्डिंग है, मतलब ये सेल का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, so they increase the surface area of cell for function and enzymatic process या enzymatic content. ठीक है, सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ द मेसोसोम। ये सारे फंक्शंस मेसोसोम के हैं। एनालॉगस क्यों है, उसका फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन है, इसीलिए है 1 2 सॉरी दिस इज 1 एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज रेस्पिरेशन। उसके अलावा ये बाकी के फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने देखा मेसोसोम के 6 फंक्शन पढ़ लिए। उसके अलावा एक चीज और देखेंगे, नोट इन साइनोबैक्टीरिया, blue green algae, the foldings are present, membranous extensions into the cytoplasm, they are chromatophore. Okay, so what is this? These are chromatophores. Chromatophore contain pigments. It contains pigments, right?
सो साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं साइनोबैक्टीरिया. दे आर ऑटोट्रॉफिक. तो ऑटोट्रॉफिक मोड के लिए ये प्रेजेंट होता है. ठीक है. नाउ मोटिलिटी की बात करें. बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. अगर मोटाइल होंगे so they have thin filamentous extensions from their cell wall, that is flagella. So flagella are the extensions from cell wall. They are the extensions from the cell wall and they have three parts. और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम यहाँ पर prokaryotic flagella की बात कर रहे हैं, right? Prokaryotic flagella. It has a basal body, it has a hook, and it has a filament. तो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर समझें, यहाँ पर प्रेजेंट होती है बेसल बॉडी. बेसल बॉडी से अराइज करता है हुक, और हुक से एक्सटेंड कर रहा है फिलामेंट. ठीक है. So what is this? This is basal body. This is hook. And this is filament. ये तीन चीजें प्रेजेंट है यहाँ पर. फिलामेंट जो है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है इन तीनों में से. So filament is the longest portion which extends from the surface of the cell to the body. और क्योंकि ये सेल वॉल का एक्सटेंशन है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सेल वॉल से अराइज करता है. These are the extensions from the cell wall. उसके अलावा और दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं which are pili and which are the second one is fimbri. So pili की बात करें, they are tube-like. तो ट्यूबुलर का मतलब ये अंदर से क्या होता है, हॉलो होता है. ठीक है. एंड दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, दैट इज पिलिन प्रोटीन. पिलिन के बने होते हैं. बोथ आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मोटिलिटी. किसी भी प्रकार से ये मूवमेंट में सहायता नहीं करते हैं. सो दे आर नॉट फॉर मोटिलिटी बट दे आर दी एक्सटेंशन. Now what are pili? Pili are tubular structures made up of a protein. Fimbri क्या है? Fimbri bristle like, झाड़ू समान होते हैं, bristle like होते हैं, solid होते हैं. ठीक है. Solid rod like, मतलब अंदर से खोखले नहीं है. And they are also sprouting out of the cell. Pili और fimbri इनका काम क्या है? Pili are for conjugation and fimbri are for adhesion. ठीक है. चिपकने में मदद करते हैं. They help to attach the bacteria to rocks in streams and also to the host tissues. किसी भी तरीके से चिपकने में मदद करते हैं. Right? So in the next class we'll start from here, ribosomes and the inclusion bodies.